सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा जनता से जुड़ा हुआ सीधा विषय है। हमारा विषय है सियासी टकराव, महंगाई का घाव। संदर्भ कल देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर की जा रही समीक्षा बैठक है। इस समीक्षा बैठक के दौरान तमाम विषयों पर बातचीत करते करते अचानक प्रधानमंत्री उन राज्यों के प्रति अपनी नाराजगी छुपाने से चूक गए जिसके संदर्भ में उन्हें लगता है कि इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ ठीक नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड के दौरान तमाम प्रकार की परेशानियों से देश गुजरा है, हम संघर्ष कर रहे हैं, सब स्तर पर जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम के मद्देनजर नवंबर में केंद्र सरकार के द्वारा ड्यूटी में कमी की गई थी, टैक्स घटाया गया था। पेट्रोल और डीजल दोनों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कटौती की थी और उस समय यह आग्रह किया था कि तमाम राज्य भी अपने अपने स्तर पर वैट घटाकर अपने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। तमाम राज्यों ने उस दिशा में कदम भी उठाए, राहत भी पहुंचाए, पर कुछ राज्य जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया, जिसमें पश्चिम बंगाल भी था, महाराष्ट्र भी था, झारखंड भी था, कहते हुए कहा कि इन राज्यों ने पता नहीं क्यों ये कदम नहीं उठाए। मेरा अभी भी आग्रह है कि आप इस संदर्भ में कदम उठाएं और राज्य की जनता को राहत दें। प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी कोविड के संदर्भ में, अचानक उन्होंने ये वाला बात कह दी, विपक्ष हतप्रभ रह गया। शाम तक जब तक विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे पाता तब तक पूरे देश में माहौल ये बन गया कि विपक्षी पार्टियां जो समय समय पर बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरे में रखती हैं, वो स्वयं किस प्रकार का दोहरा आचरण कर रही हैं। अब तमाम विपक्षी पार्टियां जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक नहीं कहा। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी, भूपेश बघेल हों या अन्य कोई, सब अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश में है कि इनकी मंशा, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कह दिया, हमारा तकरीबन 1 लाख करोड़ बकाया है केंद्र के पास में, वह बकाया भर दे दें, हम अगले 5 साल 3 साल के लिए कोई टैक्स ही पेट्रोल डीजल पर नहीं लगाएंगे। उद्धव ठाकरे के अपने तर्क हैं। तो कुल मिलाकर आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के कीमतों को लेकर विपक्ष में रहते हुए इस कदर मुद्दा बनाती थी, वह इस समय पर इस कदर ड्यूटी लगाकर जब खजाने को भरने की कोशिश कर रही है, तो क्या कारण है कि वह राज्यों के स्तर पर अपेक्षा कर रही है वह कटौती करे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब 2014 में केंद्र में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई थी, तब पेट्रोल और डीजल के संदर्भ में जो एक्साइज ड्यूटी थी वह बमुश्किल 3 रुपये और 9 रुपये हुआ करती थी, पर वही ड्यूटी इस समय पर 23 रुपये से लेकर 32 रुपये तक पहुंची हुई है। तो जिस कदर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, उसके मुकाबले में क्या वह कटौती पर्याप्त है, एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार अपनी जेब भर रही है, ये बात कहने वाली तमाम पार्टियां अपने अपने राज्य के स्तर पर जनता को राहत देने में कंजूसी क्यों कर रही है। अगर आप वैट की दरों को भी देखें तो आपको लगेगा कि वह भी केंद्र सरकार से पीछे नहीं है। उन्होंने भी बेतहाशा वैट के रूप में टैक्स वसूली की है, जिसका नतीजा यह है कि आज कोई राज्य ऐसा बचा नहीं है जहां पर 100 रुपये से कम में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो पाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि सभी राजनीतिक दल बताने की कोशिश तो ये करते हैं कि वो जनता को राहत देने के लिए है, पर जब जहां पर आचरण करने की बात आती है राहत के संदर्भ में, तो सब पीछे हटने लगते हैं। तो यही हमारा विषय है, सियासी टकराव, महंगाई का घाव। टकराव सियासी दलों के बीच में और घाव जनता को लग रहा है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर बिंदुओं पर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि दूसरों की गलतियों की आलोचना जरूर की जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ भी जरूर देखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए सौंपा गया था, पर क्या आने वाली पीढ़ियों ने इस विचार पर विमर्श करने की और अमल करने की कोई ईमानदार कोशिश की है, इस पर हम लोग विचार करें और इसी की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। अनुमा आचार्य जी हैं, पूर्व फौजी हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर आचार्य सारथी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सारथी जी आपसे ही करना चाहूंगा और आपसे ही समझना चाहूंगा बतौर आर्थिक विशेषज्ञ कि हम खड़े कहां हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
तो आप अपनी बात कहें उससे पहले चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है उसको सुन लिया जाए। तो एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या कल। उदाहरण देता हूं, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की। कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो सारथी साहब, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को शिकायत है, केंद्र सरकार ने तो जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की, पर कुछ राज्यों ने इस संदर्भ में कदम नहीं उठाए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या केंद्र सरकार ने वाकई राहत देने की कोशिश की, ये जानने में दिलचस्पी, और राज्यों के स्तर पर जो कदम उठाए गए उसके संदर्भ में आपकी सहमति या असहमति। कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत बढ़ रही है, मतलब पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी। युद्ध की वजह से भी और बाकी बहुत से कारणों की वजह से कीमत बढ़ रही है। पहले हमारे यहाँ एक ऑयल पूल होता था कई साल पहले, जो कि ऑयल पूल कई साल से खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक कुशन बनता था, वो कुशन खत्म हो गया, जिसकी वजह से जब कीमत बढ़ती थी, जब ऑयल पूल से पैसा ले लिया जाता था और बाद में ऑयल पूल को मतलब जाता था, वो चीज खत्म हो गई है। एज फार एज एक्साइज वगैरह कस्टम्स वगैरह की, जो ये एक्साइज और वैट की बात है, हम 1 या 2 या 30 रुपए की बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज देखोगे तो 50-55 रुपए का आपका पेट्रोल बनता है इंटरनेशनल, आजकल के जो 130-140 की जो पर बैरल की प्राइस है। तो उसमें 50 और आप ही देखिए कि वैट में यदि आप कितना कम कर दोगे, 2 रुपए कम करोगे तो 2 रुपए 100 का 58 हो जाएगा, 100 का 97 हो जाएगा, तो खास फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही एक्साइज से इससे कोई खास फर्क पड़ेगा जी। आपको ये देखना है कि कुछ राज्यों में खर्चा क्यों मतलब कीमत क्यों नहीं कम हुई है। ये देखिए कि दो चीजें कहूंगा बिफोर वी गो एनीवेयर एल्स। 2 चीजें कहूंगा कि केंद्र बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस कर देता है, हेल्थ के भी प्रोग्राम्स हैं और एजुकेशन के भी हैं और वेलफेयर के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और मैंने अभी एक लिस्ट बनाई थी, 300 प्रोग्राम्स हैं, उसमें से केंद्र चाहती है कि 150 प्रोग्राम्स में स्टेट की भागीदारी हो जी। लेकिन वैट से उन्होंने ज्यादातर पैसा तो सेंट्रलाइज कर दिया है, तो पैसा आएगा कहां से स्टेट के पास। एक तो ये बड़ा सवाल है कि स्टेट के पास कि प्रोग्राम्स आप सेंटर में अनाउंस करिए और कहिए कि 50% या 40% या 30% जो है वो स्टेट पैसा देंगे, तो स्टेट के पास आएगा कहां से पैसा। दूसरी चीज है कि महंगाई की वजह से सरकारी हमारे जो खर्चे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम ला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार के खर्चे कम नहीं हो रहे, लेकिन आमदनी जो है वो सेंटर के पास जा रही है और सेंटर से वो जो एक डिवीजन होता है वो डिवीजन भी पूरी तरह से नहीं होता। सेंटर ने एक आध बार ये भी बोल दिया था कि भाई पैसा तो हम आपकी तरफ बकाया है, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं जी। तो स्टेट करे क्या, इज द मेजर क्वेश्चन। तीसरा इसमें ये सवाल है कि हर स्टेट की अपनी अपनी थोड़ी सी मजबूरियां हैं जी। आप ये देखिए कि भारत एक वी आर अ फेडरल स्टेट कंट्री रादर, जो कि बहुत सारे स्टेट्स को मिला के 70 साल से हमने एक देश बनाया है, और इस देश को बनाते वक्त हमने बहुत अहम पार्लियामेंट में ये रादर कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉजेस डाले हैं कि स्टेट्स की अपनी फ्रीडम होगी। अगर आप स्टेट्स की फ्रीडम लेते चले जाओगे कि मतलब जीएसटी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, सब चीज सेंट्रलाइज होगी, तो स्टेट्स में बहुत ज्यादा मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द स्टेट्स, और इसको साथ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि स्टेट्स अपने पास थोड़ा सा एक धन रखें। वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली रखना चाहेगा, बिकॉज वो पैसा भी खर्च करेंगे तो सेंटर आराम से कहेगी कि भाई देखा आपके यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपके यहाँ डीए नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके यहाँ हेल्थ प्रोग्राम नहीं चल रहे। इसी प्रकार से बाकी स्टेट्स के भी अपनी मजबूरियां हैं। तो मेरी समझ में यह है कि
सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। इसमें एक दूसरे को ब्लेम करने से इसका कोई फायदा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत खराब है इस वक्त, और इसको संभालने के लिए ऑयल पूल को वापस रीइंस्टेट करके किसी तरह हमें ऑयल को स्टेबलाइज करना है। लेकिन ये कहना कि सेंटर स्टेट को ब्लेम करें और स्टेट सेक्टर को ब्लेम करें, इससे न कीमत घटने वाली है और न आमदनी बढ़ने वाली। तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं ये ब्लेम करना बंद करो, दोनों लोग क्या कर रहे हो देश को स्पष्ट तौर पे समझ में आना चाहिए। मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास आना चाहता हूं। जिस राजनीतिक दल की इस देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है, उसके प्रतिनिधि हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। और प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपसे बात करूं उससे पहले कुछ आंकड़े साझा करना चाहता हूं। 2014 में जब स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में काबिज हुई, अर्थात देश पर काबिज हुई, उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अर्थात केंद्र की जो वसूली थी वो थी 9 रुपये 48 पैसे और डीजल की थी 3 रुपये 56 पैसे। आज आप 27 रुपये 90 पैसे वसूल रहे हैं पेट्रोल पे और डीजल पे 21 रुपये 80 पैसे। इसके बाद देश को ये बताना चाह रहे हैं आप कि जो विपक्षी दल है ना वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या आपको भी लगता है कर तो हम गलत रहे हैं पर अब सियासत में तो इसके अलावा कह क्या सकते हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं? आपसे सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है जी देखिए, मुझे याद है जब आप आंकड़े दे रहे हैं 14 से और तो केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की। जी एक बार 2000 हमको याद है 2018 में चुनाव के पहले जी और तब हम लोगों की छत्तीसगढ़ में राज्य की सरकार थी जी और राज्य सरकार जब हमारी थी तो हमने भी उन्होंने केंद्र ने ये कहा था कि सारे राज्य सरकार जो है कम करें। जी तो हमने 2.5 रुपया 5 रुपया हमने उस समय वेट में कम किया था। जी अब हम जिस प्रदेश में हैं, जी अब एक तो केंद्र और राज्य का जो बंटवारा की बात है, जी अगर ये मान लीजिए कि 27 रुपया आपने 90 पैसे कहा जी डीजल पे ले रहे हैं या पेट्रोल पे ले रहे हैं जी जी तो इसका जो 42% है एक्साइज ड्यूटी का वो भी स्टेट को मिलता है। जी तो ये लगभग नई में आपका 11 रुपये के आसपास होगा। जी तो वो जो है 11 साढ़े 11 जो भी बनेगा तो वो पैसा भी स्टेट को जाता है। जी जो एक्साइज ड्यूटी का 42% है वो इनके पास आता है। जी अब नवंबर में भी जब केंद्र सरकार ने जी 5 रुपया पेट्रोल पे और 10 रुपया डीजल पे कम किया था, जी उस प्रधानमंत्री जी ने उसी के अनुसार कहा। मुझे याद है दिल्ली की सरकार ने कहा कि ये जो 5 रुपया और 10 रुपया कम हुआ जी उससे हमको घाटा हो गया जी और इस कारण हम बढ़ा रहे हैं। बाद में मालूम नहीं उन्होंने कम किया कि नहीं किया, लेकिन बढ़ाने वाला उस समय उनका स्टेटमेंट आया था। जी राज्य सरकारों ने, जो भाजपा शासित राज्य सरकार थी, उन्होंने तो घटाया जी और हम कांग्रेस का, हम जिस प्रदेश में बैठे हैं, जी इस प्रदेश की पहले मैं बात करूंगा जो कांग्रेस शासित ही राज्य है, इसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, गंगा जल उठा करके कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे और महंगाई कम करने के लिए हम वेट कम करेंगे। जी इन्होंने वेट कम करने का वादा किया था, लेकिन अगस्त 2019 में जी इन्होंने 2.5 रुपया पेट्रोल पे और 2.5 रुपया डीजल पे वेट टैक्स बढ़ा दिया। मतलब 5 रुपया जो हमने कम किया था वो 5 रुपया बढ़ा दिया। जी और अभी जब नवंबर में प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने कम किया 5 रुपया और 10 रुपया, तब हमारी राज्य सरकार ने 1 रुपया और 80 पैसा, टोटल 1 रुपया 80 पैसे का, जहां वहां 15 रुपये का अंतर हुआ उसमें 1 रुपया 80 पैसे का अंतर हुआ। जी तो ये तो हम बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश यहीं पे बाजू में राज्य है, हमको मालूम है। जी हम लोग कभी जाते हैं उधर बनारस तो हम सोचते हैं
कि उधर बबनी जो है बॉर्डर, वहां पे डीजल भरा रहे हैं। लगभग 8 रुपये का अपने यहाँ से छत्तीसगढ़ की तुलना में 8 रुपये का डीजल कम पड़ता है, 8 से 9 रुपये के बीच। जी। तो परिस्थितियां ये है कि जो राज्य सरकारें भी कहती है कि भाई वेट, आखिर वेट ये भी लगाती है जी। इनके पास भी उसका और एक्साइज का भी हिस्सा आता है। जब जब बात होती है जीएसटी की, सारी सरकारें बोलती है जी। तो सब सारे राजनीतिक दल जीएसटी ना लगे करके उससे हट जाते हैं। जीएसटी का भी इनको हिस्सा मिलना है, वो 42%। जी। जो हमारी जिस सरकार की बात हो रही है, पहले केंद्र का जो हिस्सा आता था वो 32% आता था, जो अनटाइटन फंड रहता था, और अब जो है वो 32 से बढ़कर के 42% हो गया। तो इनके पास तो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि पहले जैसा अभी अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे कि भाई पहले ऑयल पूल था, उस ऑयल पूल का 1,60,000 करोड़ रुपया जो बकाया था, जो 2017 से देना चालू हुआ, तो वो भी हमारी केंद्र सरकार जो है 20,000 रुपया सालाना जो है वो भी भर रही है। तो कुल मिला के परिस्थितियां तो जो वास्तव में कि जो बाहरी चीजें जो परिस्थिति है उसके आधार पर है। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि जब हमने 5 रुपया 10 रुपया बढ़ाया तो उसके समानुपातिक रूप में राज्यों को भी वो देना चाहिए था, और कुछ राज्यों ने नहीं दिया। उनका इतना ही कहना था, उनका तो इतना ही कहना है। प्रेम प्रकाश जी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए, केंद्र ने कितनी उदारता का परिचय दिया, और केंद्र जब उदारता का परिचय दे रहा है उस समय राज्य में जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वो उस उदार मनोवृत्ति का परिचय नहीं दे रही, वो जनता के प्रति अपनी संवेदना नहीं दिखा रही, जनता को राहत देने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही, जनता के भले के लिए कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो रही। कितना बड़ा गुनाह ये तमाम विपक्षी दल की सरकारें कर रही हैं। अनुमा आचार्य जी मेरे साथ हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं। उनसे जानना चाहता हूं, इतना संवेदनाहीन बर्ताव कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? अनुमा जी, जनता के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की इतनी संवेदना भरी अपील को आप इस कदर अनदेखा कैसे कर सकते हैं? जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपके संदर्भ में जिसके कारण से आपको ऐसा करना पड़ रहा है? थोड़ा आपके माध्यम से तथ्य आए। प्रेम प्रकाश जी बहुत आहत है प्रधानमंत्री जी की ये बात की अवहेलना करने के संदर्भ में। हिमांशु जी, आप बहुत उदार हैं। प्रधानमंत्री जी तो जितने उदार थे आप तो उससे भी बहुत ज्यादा उदार हैं, अपने शब्दों में बहुत उदार हैं। और आपने जो आज का विचार सबसे पहले कहा था, उसी में इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरी चर्चा का जो सार है वो निहित है। जी। अब आप देखिए कि मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ जी। मेरे मध्य प्रदेश में मैंने अभी ही परसों नरसों 118 रुपए 70 पैसे लीटर में पेट्रोल डलवाया। मेरा मध्य प्रदेश जो है वहां पर सरकार का बजट 2.79 लाख करोड़ है, लेकिन उसका लोन जो है सरकार पर वो 3.30 लाख करोड़ है ना। तो मध्य प्रदेश की सरकार पर तो कोई कंट्रोल नहीं है प्रधानमंत्री जी का। अब दूसरी बात पर आते हैं जो आपने सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने नवंबर में रेट्स कम किए थे। इस बात को ना स्थापित ना करें अपन, क्योंकि हम सब जानते हैं उन दिनों किसान आंदोलन अपने पीक पर था, एक। और दूसरी चीज, जितने भी उस समय उपचुनाव हुए थे बीजेपी को करारी हार मिली थी अक्टूबर में। तो ये जब 19 नवंबर को किसान आंदोलन खत्म किया गया, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने लॉ जो है वो वापस ले रहे हैं, उसी दौरान ये हार भी हुई थी। तो ये जो पार्टी है केवल सत्ता के जाने से भयंकर डरती है, और इसीलिए वो दाम कम किए थे, जनता के प्रति किसी तरह की संवेदना के कारण तो किए नहीं थे। अब दूसरी बात आती है राज्यों को उनका जीएसटी शेयर देने की। आज महाराष्ट्र के ऊपर जब जो आरोप लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 26,500 करोड़ का जीएसटी शेयर आज भी बाकी है। अगर आप अपना घर चलाते हैं,
आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तनख्वाह मिले तो आप किसी से लोन नहीं लेंगे, आप अपने खर्चे जो है संवार लेते हैं। लेकिन अगर आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तनख्वाह ना मिले और तरसा तरसा के मिले और कभी मिले, कब मिलेगी आपको पता ना हो, तो आपका बजट डावाडोल होगा कि नहीं? बहुत सीधा सीधा सवाल है। अब एक और बात जो सीधा सीधा झूठ बोल दिया गया, 1,40,000 करोड़ के किसी ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे थे, उसे 1,60,000 कहकर बोल गए, वो भी झूठ है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आंकड़े सबके सामने हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है कि सरकार ने पिछले 8 सालों में ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 3,80,000 करोड़ का इसी एक्साइज से कमाई की है। कुल मिला के अब तक 27 लाख करोड़ की कमाई कर चुकी है। भारत का बजट होता है 30 लाख करोड़, तो लगभग 1 साल के पूरे एनुअल बजट के बराबर कमाई की गई है। तो उसका हिसाब कौन देगा भाई? आप लोग इतने असहिष्णु, असंवेदनशील लोग हैं सरकार में, जिनको लोगों की कुछ नहीं दिखती। और छोड़ दीजिए पेट्रोल डीजल, आप देखिए चाय पत्ती के दाम कम हुए हैं क्या? सब्जियों के दाम देख लें, दूध के दाम देख लें, खाने के तेल के दाम देख लें, सब तो बढ़ा है। जो अपने 299 कंपोनेंट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में होते हैं, उसमें से 235 बढ़े हैं और लगभग 80% बढ़े हैं। तो इन आंकड़ों की बिना पर हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सिर्फ बोलने की आदत है। जैसे उन्होंने बोला हमारे यहाँ ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है, जबकि 1000 किलोमीटर पे आज भी हमारी टेरिटरी चीन के पास है। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2021 के ही साल में सभी को वैक्सीनेट करा देंगे, वो भी गलत निकला। उन्होंने कहा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हार्ले डेविडसन चली गई, जनरल मोटर्स चली गई, फोर्ड चली गई, निसान भी चली गई। तो इस तरह से जितने भी वो भाषा बोलते हैं, दुखद है कि जब नेहरू जी ने ये कहा कि हम दूसरों की आलोचना करें तो उस समय अपनी तरफ भी ध्यान दें, उसी एक मूल मंत्र को क्यों नहीं देख लेते? क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे उनके पद की गरिमा पर धक्का लगता है? इतने सारे झूठ इस देश की जनता बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसने उन पर विश्वास किया, लेकिन उस जनता के विश्वास का क्या सिला दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये हमें बहुत ध्यान से सोचना होगा। विश्वास का क्या सिला दे रहे हैं, ये सवाल अनुमा जी उठा रही हैं। पर अनुमा जी, सवाल इस बात का भी तो है कि देश के प्रधानमंत्री की बात की कोई अहमियत, कोई सम्मान विपक्षी दलों के मन में है कि नहीं है? भाई, देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि केंद्र सरकार ने कटौती की है पेट्रोल डीजल के संदर्भ में एक्साइज ड्यूटी में, और राज्य भी वैट के स्तर पर कटौती करें। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि भाजपा शासित राज्यों ने ही केवल कटौती की, जहां जहां विपक्ष की सरकार है उन्होंने नहीं की। क्या जताने की कोशिश है? देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये जताने की कोशिश है। देश के प्रधानमंत्री का कोई सम्मान नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात की कोई कीमत नहीं है। क्या जताना चाहा है विपक्ष ने? ये सवाल जहन में आता है। इसके संदर्भ में क्या सोचती हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं एक जवाब तो छूट ही गया था मुझसे, आपने अच्छा हुआ उस पर ध्यान दिलाया। जब प्रधानमंत्री जी ने तथाकथित रूप से अपनी इच्छा से वो दाम कम किए थे, वैट कम किया था, तो उसी समय आपको याद दिला दूं कि पंजाब की सरकार ने भी पैसे कम किए थे और 10 रुपए डीजल पर, 5 रुपए पेट्रोल पर कम किया था। छत्तीसगढ़ में भी कम हुआ था। तो बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की बात की कीमत नहीं है, पर प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी शासित राज्यों को अपने अधीन समझते हैं, बाकी पर वो समझते हैं सौतेला व्यवहार। और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। अगर उन्होंने नहीं किया होता सौतेला व्यवहार तो जीएसटी शेयर समय पर देते। मैंने फिर वही बात कही कि आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा अगर आपकी आमद जो है उसको आपको इराटिक रूप में वो मिले, और वही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे ये आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सारे राज्य आपके हैं, आपको सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा, सौतेला व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। और हम सब अपने देश के प्रधानमंत्री की बड़ी इज्जत करते हैं। तो अनुमा जी कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार तो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर किया जा रहा है, जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है। तो कुल मिलाकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल ये मान रहे हैं कि उनके स्तर पर तो काम जनता के लिए हो रहा है, पर फिर भी जनता ये सोच रही है कि सब काम तो हमारे लिए कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? तो इसका उत्तर किससे मिले? इसके लिए राजकुमार सिंह जी हमारे पास है, देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष राय रखते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। दो प्रबुद्ध नेता हमारे साथ, माननीय प्रेम प्रकाश पांडेय जी, माननीय अनुमा जी, दोनों बता रहे हैं हमने तो ठीक किया, गड़बड़ जितनी है वो सामने के स्तर पर है। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है, गड़बड़ जनता के स्तर पर है, उसे चुनना ही ठीक लोगों को नहीं आता है इसलिए भुगतना पड़ता है, या कुछ और राय आप रखते हैं?
हिमांशु जी, टिप्पणी थोड़ी कटु हो जाएगी। जी जनता के पास विकल्प क्या है? जी 2014 में बड़ा सत्ता परिवर्तन किया, जी इनको ले आए, जी वायदा अच्छे दिन का था। कितने अच्छे दिन आए हैं वो हमारी चर्चा से जाहिर है। जी अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूं जी कि 2014 में जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी चुनाव प्रचार के बाद भी और चुनाव प्रचार के सरकार बनने के बाद भी, जी उनमें एक बहुत महत्व की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम टीम इंडिया की तरह खेलेंगे। जी और आज जब मैं चर्चा देख रहा हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, तो क्या ये टीम इंडिया का रूप हमको नजर आता है? जी अभी जो अर्थशास्त्री हैं आचार्य सारथी जी, उन्होंने बहुत सही टिप्पणी की। जी हो ये रहा है कि सरकारें हों डिफरेंट स्तर पर, राज्य और देश के स्तर पर, या राजनीतिक दल हो, जी सब एक ब्लेम गेम में उलझे हैं। और उस ब्लेम गेम के जरिए कोशिश ये है कि सारी की सारी नाकामी का ठीकरा अपने सामने वाले पर फोड़ दिया जाए। जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद लगातार कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गिरते गए, जी इतने गिरे जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी। जी तब उतनी कटौती कीमतों में नहीं की गई घरेलू मार्केट में। जी तर्क दिया गया कि हम थोड़ा एक कुशन तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़े तो हमें सारा का सारा बोझ उपभोक्ता के ऊपर न डालना पड़े। जी लेकिन वैसा होता हुआ हमको दिखा नहीं। जी उसके 2-3 कारण गिनाए गए। हाल की अगर बात करें तो जी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर है, 2 महीने से चल रहा है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी और पीएनजी की कीमतें या रसोई गैस की कीमतें तो हम पिछले 4 साल से झेल रहे हैं। 2017 के बाद का ट्रेंड देख लें तो लगातार ऊपर गई है। जी दूसरी बात, प्रेम प्रकाश पांडे जी बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर 2 बार एक्साइज ड्यूटी कमी की। ये नहीं बताया कि पिछले 8 साल में कितनी बार बढ़ाई। 13 बार। 2014 में कितनी थी, अब कितनी है, कलेक्शन कितना है। मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी दल की हो, अगर आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, संवेदना आम जनता के प्रति है तो वो दिखनी चाहिए आपकी बातों से नहीं, आपके कार्य से। दूसरी बात, अभी शायद हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की थी जी नवंबर में प्रधानमंत्री जी ने या केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, लेकिन हमने ये भी देखा जब जब कीमतें बढ़ती हैं तब तब एक तर्क आता है सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से, जी कि ये डिकंट्रोल किया जा सका है। डीजल पेट्रोल को तो मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम में किया गया था। लेकिन एक पहेली आज तक मैं नहीं सुलझा पाया कि जब जब देश में चुनाव होता है तब तब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने पर रोक लगा लेती हैं। पिछले साल हमने देखा है चुनाव हुआ, इस साल फिर देखा हमने, 10 मई को रिजल्ट आए, उसके बाद फिर कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, तेल कंपनियां तय करती है, हम आयात पर निर्भर हैं, विदेशी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप सीधा संवाद करिए। दूसरी बात, जब पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी, खासकर डीजल की अगर बात करते हैं, डीजल आज भी हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम है जी। तो जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो खाने की चीजों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है जी। और फिर आपसे एक्साइज ड्यूटी कम कर ले या वेट में थोड़ी बहुत कटौती कर दे, वो महंगाई नीचे नहीं आती। तो अगर महंगाई को भी नियंत्रण में रखना है तो कहीं ना कहीं डीजल, पेट्रोलियम, एलपीजी, रसोई गैस, पीएनजी, ये जो आम उपभोक्ता की चीज है इस्तेमाल की, उनकी कीमतों में संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी। अब सरकारों की मजबूरी ये है, खासकर 2 साल के अंदर देखें कोरोना के बाद इकोनॉमी धीमी पड़ी है, राजस्व के स्रोत सिकुड़े हैं, लेकिन क्या इसकी मार सिर्फ सरकारी अर्थव्यवस्था पर पड़ी है, आम आदमी के बजट पर नहीं पड़ी? पड़ी तो वहां भी है। इसलिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं जी, उसको ये ना मान लिया जाए कि मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं।
इस देश में शराब पर कोरोना काल में कई तरह के टैक्स लगाए गए, सेस लगाए गए। जी मुझे नहीं लगता कहीं से विरोध हुआ हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज आमतौर पे मान लीजिए कि इस दौरान हमने देखा 2 साल में सरकारों को सबसे आसान काम लगा कि शराब पर मनमाना टैक्स लगा ले, मनमाना, और डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लें। लेकिन शराब में और डीजल पेट्रोल में फर्क है। ये ठीक है कि दोनों की खपत है, बड़ी है कम होने के बजाय, और महंगाई के काल में, कोरोना के संकट काल में भी जी उससे राजस्व वसूली लगातार बढ़ती रही। तो आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि आम आदमी पर उसकी मार न पड़े। दूसरी बात, जो तरीका है, प्रधानमंत्री जी ने अपील की, आपने पूछा प्रधानमंत्री की बात का मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं जी या कई और विषय कर सकते हैं, तो क्या नवंबर में एक्साइज ड्यूटी कम करते समय, या अब जब उनको लगा कि कुछ राज्य सरकारों ने वैट पे कमी नहीं की है, जिसके चलते आम आदमी पर महंगाई की बात पेट्रोलियम डीजल की पड़ रही है, एक बार चर्चा कर लेते। जी प्रधानमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाते, ऑनलाइन चर्चा कर लेते, कहते मेरे मन में पीड़ा है, मैंने तो कमी की, आप लोग नहीं कर रहे, आप भी थोड़ा हाथ बढ़ाइए, मैं भी 2 कदम चलता हूं। आम आदमी को एक बड़ी राहत हमें संकट काल में दे सकते हैं। तो एक तरीका भी होता है। अगर प्रधानमंत्री जी उसको एक सार्वजनिक मंच से अपील करके गैर भाजपा सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो दल भी, वो नेता भी, वो सरकारें भी राजनीति कर रही है। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा, जैसा करेंगे लेकिन वैसा ही आप भरेंगे। कुल मिला के कोरोना को लेकर समीक्षा थी और उस समय पर वन वे बातचीत हो रही थी। ममता बनर्जी की ये शिकायत है, उद्धव ठाकरे की ये शिकायत है, अशोक गहलोत की ये शिकायत है कि हमें तो बोलने के लिए अवसर ही नहीं था। एक तरफ से बात हो रही थी और उसमें वो कहकर निकल गए, हम अपनी बात रख ही नहीं पाए। तो बाद में अशोक गहलोत ट्वीट के माध्यम से, उद्धव ठाकरे मंच के माध्यम से, और ममता बनर्जी जो है सार्वजनिक सभा के माध्यम से अपने विचारों को सार्वजनिक कर रहे हैं। समय लगा जनता के बीच पहुंचाने का, प्रभावी अपने विचार पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल अनुत्तरित है, वो ये है कि आखिरकार इस पेट्रोल डीजल के संदर्भ में खेल को क्या इसी दशक में समझ पाए कि यार कमाई के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत क्या है। इतना आसान सा तो तरीका है, सरकार का खजाना खाली हो, पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी लगाए, सरकार का खजाना खाली हो, पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी लगाओ और भर लो। तो जो पूर्व में 60 साल बेवकूफ थी, समझ की कमी थी, डीजल पे सब्सिडी देती थी, पेट्रोल के संदर्भ में भी 2-4 रुपए बामुश्किल ड्यूटी लगाती थी, ये समझने के लिए किसके पास जाऊं? सारथी आचार्य जी है, उन्हीं से समझते हैं। पहले के लोग मूर्ख थे, चाहे वो मनमोहन सिंह थे, चाहे जसवंत सिंह थे, इन लोगों को ये समझ नहीं थी सारथी साहब कि खजाना तो इतनी आसानी से भर जाता है, पता भी नहीं चलता है, वो अरबों खजाने में आ जाते हैं। थोड़ा इस पर रोशनी देना, ये ट्यूबलाइट पहले क्यों नहीं जली सरकारों की? देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा जो कि अभी तक हम लोग मिस कर रहे हैं। जी, हम लोग, फॉर इंस्टेंस, मैं आपके पहले भी डिबेट में आ चुका हूं, और हम लोग एक टाइम बात करते हैं खाने की, भाई खाने की कीमत बढ़ गई है, प्याज की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आप ये देखिए, अर्थव्यवस्था में 12-13, मैं किसी सरकार का बेंचमार्क ले लूंगा कि 2014, 12-13 और अब के बीच में आप देखिए, रुपया जो है आज 76-77 में बदल रहा है, जबकि रुपया जो है डॉलर पे वो 60-61 था। जी, तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस डॉलर में डिवाइड होगी और हमारा वो डिटरमिन होगी, और हमारा जो आयात 70 to 80% बाहर से होता है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जबकि रुपए में पब्लिक खरीदती है तो फर्क तो पड़ेगा। प्रॉब्लम एक और मैं सारथी जी माफी चाहूंगा इसमें बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरती है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, देश की इज्जत गिरती है। आपसे समझना ये चाहता हूं कि हमें बताया तो यही जा रहा है। प्रेम प्रकाश जी भी लगातार अलग अलग बैठकों में हमें ये बताते हैं कि देश ने पिछले 8 साल 10 साल में क्या तरक्की की, और आप हमें ये बता रहे हैं बताओ अर्थशास्त्री कि अरे डॉलर जो है उस समय पे 60-62 रुपए के मुकाबले में अब 70, 75, 78 रुपए पहुंच गया। तो ये तरक्की कौन सी हुई? 8 साल में तो बताया कि देश बड़ी तरक्की कर गया सारथी जी। डीजे में बता दूं आपको कि लास्ट 5-6 साल में यदि आप देखेंगे, भारत में जो पहले 7-8% की ग्रोथ रेट हुई थी 10-15 साल के लिए, हमारे यहाँ अब 0% और नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है लास्ट 2-3 साल में। ठीक है, इसको कोविड को मान लीजिए, लेकिन
17-18 से हमारी कीमत ये ग्रोथ रेट गिरनी शुरू हुई है और हमारी चीन की चीजों पे बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ी है, जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज लूज कर रहे हैं। और फॉरेन एक्सचेंज जब लूज करते हैं तो रुपया गिरता है, रुपया गिरता है तो आपको तो पेट्रोल नजर आता है, मुझे तो हर चीज नजर आती है जो चीन से इम्पोर्ट होती है हमारे यहाँ। तो आप ही देखिए कि अर्थव्यवस्था को केवल पेट्रोल, डीजल या आलू या टमाटर के केसेस पे नहीं देखा जाएगा। पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो काफी अर्थव्यवस्था स्थिति में है इस वक्त। और जब तक अर्थव्यवस्था हमारी पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा। यहाँ देखिए कि नायलॉन की रस्सी तक चाइना से आ रही है और हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम एक दवाइयों बनाने की फैक्ट्री है, मतलब वी आर द वर्ल्ड्स फैक्ट्री इन फार्मास्यूटिकल्स। आप ये देखिए फार्मास्यूटिकल्स में पैरासिटामोल जैसी छोटी सी चीज जो कि बुखार के काम आती है, उसमें भी 60-65% इंग्रेडिएंट चाइना से आता है। तो ज्यादातर 50% आप इससे ज्यादा आपका इंग्रेडिएंट चाइना से आता है दवाइयों में भी। बट हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी 40 से 60% चीजें बाहर से आती हैं। हम कहते हैं तेजस हवाई जहाज हमारा है, 55% वो भी अमेरिका से या चाइना से वगैरह आता है। तो आप प्रॉब्लम है कि जब हमारी ओवरऑल अर्थव्यवस्था काफी डावाडोल स्थिति में है, ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है, तो मतलब पेट्रोल कीमत तो बढ़ेगी ही। आपको आप नेक्स्ट प्रोग्राम आप आलू और प्याज का करेंगे, उसमें इसी प्रकार के सवाल आएंगे आपके। तो जब तक अर्थव्यवस्था में कुछ पर सारथी जी, आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि पहले की सरकारें पेट्रोल डीजल पर इस कदर बेहिसाब एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगाती थी। 2014 के बाद ये ड्यूटी इस तर्क के आधार पर लगी कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रही थीं और देश की तत्कालीन सरकार ने, जो अभी भी अस्तित्व में है, उसने ये चाहा कि इन कीमतों का लाभ सीधे जनता को मिलने के स्थान पर देश के सरकारी खजाने को भरने में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नतीजा ये रहा कि उस गिरी हुई कीमतों के मुकाबले में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया। जो क्रूड ऑयल 120, 130, 140 डॉलर में था और वो जब 70, 60, 45 डॉलर तक भी पहुंचा तो उसके हिसाब को बराबर रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। अनुमा जी की जो शिकायत है, और ये जो भी थोड़ा सोच रखता है उसकी शिकायत है कि जब क्रूड ऑयल वापस कीमतें बढ़ी हैं तो एक्साइज ड्यूटी को पुराने वाली दर पे क्यों नहीं लाएगा, ये सवाल है। इसके संदर्भ में आचार्य जी के पास में कोई उत्तर है? भाई, क्रूड ऑयल के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में सब तर्क अपनी जगह, पर ये एक्साइज ड्यूटी तो इसलिए बढ़ाई थी ना कि क्रूड ऑयल घट गया है पर जनता को गलत आदत ना पड़ जाए सस्ते पेट्रोल डीजल को कंज्यूम करने की, इसलिए हम इस अनुपात में रखते हैं। पर यहां तो सरकार को आदत लग गई कि एक्साइज ड्यूटी में तो 30 रुपए हमें मिलने चाहिए, 25 रुपए मिलने चाहिए, तो क्या हम इसकी कीमत नहीं चुका रहे? आप ये देखिए कि आप थोड़ा सा टाइम सीरीज में देखिए कि आप 2004, 6, 8 वगैरह में देखिए कि अब ओवरऑल जो आपकी आय आती थी, इनकम जो आती थी, उसमें एक्साइज फ्रॉम पेट्रोलियम कितना आता था परसेंटेज में और अब कितना आ रहा है? अब बहुत ज्यादा आ रहा है, पहले कम आ रहा था। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी, अब नहीं हो रही है मैन्युफैक्चर। तो आप पैसा लाओगे कहां से? पेट्रोल से लाओगे, क्योंकि वो इनएलास्टिक है, उसमें लोगों को खरीदना पड़ेगा, तो नजर आता है। आप ये देखिए कि जब तक बाकी चीजों का आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, आपको पेट्रोल पे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार चलेगी नहीं, और इसलिए आपको सामने नजर आ रहा है। तो जब तक बाकी इकोनॉमी, आप ये देखिए पहले इकोनॉमी 7, 8, 10% तक भी बढ़ी है, तो सब 7, 8, 10% तक बढ़ी है, तो बाकी चीजें भी बढ़ी है, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद जब ये इम्पोर्ट बढ़ने लग गया है 7-8 साल में, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है और यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कम से कम होती चली जा रही है। आचार्य सारथी जी ने तो बिल्कुल केंद्र सरकार के दावों की हवाई निकाल दी। केंद्र सरकार तो ये बता रही है कि उनकी नीतियों के चलते अब आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ गए हैं। और डॉक्टर आचार्य सारथी हमें ये बता रहे हैं कि भाई पहले हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग के तहत राजस्व आता था, अब वो तो रहा नहीं, तो लिहाजा यह है कि अब राजस्व सरकार के पास में पेट्रोल डीजल के माध्यम से आता है। तो प्रेम प्रकाश जी, ये तो बड़ा गंभीर किस्म का सवाल पैदा हो गया। आप देश को आत्मनिर्भर बना रहे थे और ये तो कुछ और ही बन रहे हैं हम। सारथी आचार्य जी गलत है या आपकी नीति गलत है? मुझे लगता है कि जब हम बात करें तो 91 में जब इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ और WTO से हम लोग जुड़े, तो
उसके बाद से उस समय देखें हमारे देश का जो बजट था वो 55,000 करोड़ रुपया था, आज बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपया हो गया। आज निरंतर वृद्धि हुई और आप अगर देखेंगे कंपैरेटिवली तो निश्चित तौर पर हम इस बात को कहेंगे कि देश को उस समय एक मार्केट के रूप में यूज किया गया जी। और सरकार जो थी आपकी तत्कालीन केंद्र सरकार की, वो एक्साइज ड्यूटी की ही बातें करती थी। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आज हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ रहा है और इसलिए जो मेक इन इंडिया की जो बात कही गई है स्टार्टअप के माध्यम से, आज हमने डिफेंस में लगभग ये रखा है कि पहले 35,000 करोड़ का हमने इस साल रखा है कि हमारा 35,000 करोड़ का कम से कम आऊंगा अनुमा जी आपके पास जी। और आने वाले समय में लगभग 100 से ज्यादा चीज जो 1 लाख करोड़ रुपया हम डिफेंस में इंपोर्ट करते थे उसको हम कम कर रहे हैं जी। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि डिफेंस के लगभग 400 से ज्यादा जो चिन्हित चीजें उसको जो इंपोर्ट करने से कम करें। तो ऐसे बहुत सारे चीजें आप अगर पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो 2014 के पहले जो इन्फ्लेशन था वो आपके डबल डिजिट में जा चुका था जी। तो इन्फ्लेशन से लेकर के और हर इसमें आपको अगर याद होगा, मुझे तो याद है कि बहुत सारे मुद्दों पर आप अगर एनपीए देखेंगे तो आपका लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास एनपीए आपके बैंकों का था, बैंकों की स्थिति। तो सारे तरफ से जो इकोनॉमिकल इसमें 360 डिग्री के जो चेंजेस हो रहे हैं, आज हमारे सारे सेक्टर्स में बढ़ोतरी हो रहा है। हमारे सोशल सेक्टर्स में हम जो रेवेन्यू का खर्च कर रहे हैं सोशल सेक्टर्स में हमारे हो रहे हैं, हमारे कैपिटल सेक्टर्स में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं नहीं समझता हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति है आपके सब दृष्टि से आप देखें हर चीज में जो हमारे स्तर है वो बढ़ते जा रहे हैं। जहां तक आपने ऑयल पूल की बात कही थी, बिल्कुल ऑयल पूल में रिजर्व स्टॉक रखा ही गया है, इसीलिए भी हम अभी श्रीलंका को भी कुछ दे पा रहे हैं और हमारी स्थिति अन्य जगहों से नहीं हो पा रही है कि बहुत सारे जो इंपोर्ट और करने के बाद। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो जहां तक बढ़ाने की बात है, एक्साइज ड्यूटी का प्रत्येक का हिस्सा सब क्षेत्रों में हमारे खर्च हुआ है और उसके तो सारे रिकॉर्ड है। और हमने तो बल्कि स्टेट को फ्री किया, 42% दिया, पहले 32% मिलता था। अरे तो इतनी उदारता का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो प्रेमका जी, यही तो सवाल है भाई। आप वापस 32 कर लो ना, पर जनता को तो बख्श दो। क्यों आप बाकायदा इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हो? मतलब आपकी बात थोड़ा मैं समझना चाहता हूं कि आप 10 रुपए बढ़ाते हैं, 5 रुपए के मुकाबले में 10 रुपए कर देते हैं, फिर जाके 1 रुपया घटा देते, तो बताते हैं कि देखो हम कितने बड़े उदार हैं, हमारी उदारता को देखो, हमारी उदारता को सराहो। आपसे एक बात और समझना चाहता हूं जिसकी तरफ राजकुमार सिंह जी ने इशारा किया। वो जादू की छड़ी कौन सी है आपकी कि जब चुनाव होते हैं तो तेल के दाम नहीं बढ़ते हैं, चुनाव खत्म होते हैं तेल के दाम बढ़ जाते हैं? वो जादू की छड़ी के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए ना प्रेमका जी। क्या बेहतर नहीं होगा कि इस देश को हमेशा चुनावी मोड में ही रखा जाए? जनता के पास केवल एक ही समाधान है, हर जगह सरकार को कुछ इस तरीके का बहुमत या अल्पमत में रखा जाए ताकि कोई चुनाव के बगैर महीना गुजर ही ना पाए, सब ठीक चलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि अपने देश की जो व्यवस्था है जी, मुझको लगता है कि 5 साल में हम तो 4.5 साल चुनाव लड़ते रहते हैं। कहीं नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं, कहीं विधानसभा का लड़ते हैं, कहीं उपचुनाव लड़ते हैं, कभी लोकसभा का तो एक बार होता है 5 साल में। लेकिन हर राज्यों के आप देखेंगे तो 6 महीने बाद चुनाव का भी फिर आपका गुजरात का चुनाव होगा, उसके पहले और चुनाव होंगे। तो चुनाव तो ये बना हुआ है और इसलिए शायद एक बार मुझे याद है आडवाणी जी ने भी कहा था और मोदी जी भी इस बात करी कि भाई एक साल जो है 1 ईयर इलेक्शन ईयर होना चाहिए जिसमें 4 साल गवर्नमेंट काम कर सके। जो जिसकी डेमोक्रेसी हमने ली है वहां पर इतना चुनाव भी होता है। हमारे यहाँ तो पानी पंचायत तक के चुनाव होते हैं। तो चुनाव की तो श्रृंखला अलग है और हर चुनाव का एक दूसरे चुनाव से संपर्क रहता है। मैं नहीं समझता हूं कि चुनाव समय कम ज्यादा का है और बॉडी जो बनी है वो ऑलरेडी जो है
वो आपकी एक मार्केट बेस्ड बॉडी बनी है कि मार्केट के अनुसार उसका अप डाउन होगा, उसके अनुसार रेट तय होता है। प्रेम प्रकाश जी, थोड़ी आपकी छवि जो है ना एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की है, इसलिए दलील के संदर्भ में थोड़ा कॉन्शियस रहने की उम्मीद आपसे है। उत्तर प्रदेश में चुनाव था अभी, क्या आप एक तारीख बता सकते हैं जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हो? पहले लोगों ने कह दिया था ये जैसे ही 10 मई को नतीजे आएंगे, ये देखो तेल के दाम कैसे बढ़ेंगे। आपने जनता की उम्मीदों को खारिज नहीं किया, जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इतने वचनबद्ध हैं आप कि जैसे ही परिणाम आए उसके बाद आपने झड़ी लगा दी। 10 मई के बाद 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। आपसे बहुत गंभीरता से सवाल है कि जब आप चुनाव की प्रक्रिया के दौरान तेल की कीमतों को नियंत्रित कर पाते हैं, तो बाद में नियंत्रित करने के लिए ये विपक्षी दलों के ओर क्यों देख रहे हैं? हुनर जब आपको खुद आता है तो दूसरों की मदद क्यों मांग रहे हैं? इतना सक्षम नेतृत्व, इतनी सक्षम पार्टी, अरे इन विपक्षी नेताओं को छोड़िए, इन विपक्षी दलों को छोड़िए, आप अपने स्तर पर फैसला क्यों नहीं कर लेते? भाई केंद्र के स्तर पर 30 रुपए वसूले जा रहे हैं, आप बता रहे 42% नहीं दे रहे हैं, फैसला लीजिए, नहीं 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन हम पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी 15 रुपए घटाते हैं। क्यों नहीं इच्छा शक्ति दिखाते? सवाल है ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि बढ़ा था, आप 13 बार बढ़ने के 9 बार बढ़ने का बताया, 2 बार कम भी हुआ जी है, तो कम और ज्यादा तो ये मैंने बताया ना कि ये होता है। और ये बात ठीक है कि अगर कोई ऐसे आपने यूपी के चुनाव की बात कही, मैं तो समझता हूँ कि यूपी का, मुझे याद है कि ये बिहार वाले भी जो है वहां डीजल भराने आते, और हम तो अपने बताया कि छत्तीसगढ़ वाले वहां जाते, तो यूपी में तो ऑलरेडी जो है कंपेरेटिवली जो है इन राज्यों से जो उसके प्रेम प्रकाश जी के पास इससे ज्यादा कहने के लिए है नहीं, लेकिन मेरे पास अनुमा जी आपसे पूछने के लिए जरूर है। एक दौर था 2009, 10, 2011, 12, पेट्रोल डीजल के दाम 1 रुपए बढ़ जाते थे ना, सड़क पर जीना हराम हो जाता था। सरकार का इस कदर भारतीय जनता पार्टी रसोई गैस के सिलेंडर लेके, खाली कनस्तर लेके जो हंगामा करती थी, ऐसा लगता था देश बिल्कुल तबाही के गर्त में पहुंचा दिया है यूपीए की सरकार ने। स्मृति ईरानी की वो चूड़ियों को लिए हुए फोटो अभी भी जहन में है। क्या आप नहीं मानती हैं कि विपक्षी दल दरअसल अपनी साख खो चुके जनता के बीच में, अपना इकबाल खो चुके, इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता? तेल के दाम बढ़ते हैं तो जनता की भी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा विरोध करना संभव ही नहीं बचा जिससे कोई सुधार हो पाए। क्या विपक्षी दलों की इस विफलता को लेकर आप कोई टिप्पणी करेंगे? हर बार निष्पक्षता के स्केल पर आपकी कीमत भी बढ़ी है हिमांशु जी। और ये कहते हुए मैं आपका ध्यान याद दिलाना चाहूंगी कि 77 का दशक भारतीय जनता पार्टी का आना और उसका लाक्षणिक गुण है कि इसमें फाइनेंशियल अक्यूमेंट की कमी है, फाइनेंशियल डिलीजेंस की कमी है। 77 में जो सोना 700-800 रुपए प्रति तोला होता था, तब वो अचानक हजारों में पहुंचा था, 4-5 हजार में। मैं बहुत स्कूल की बच्ची थी, मेरी बुआ की शादी थी और अचानक मैंने अपने घर के लोगों को परेशान पाया था। ऐसा ही नहीं, जब जब बीजेपी की सरकार आई है, कॉर्पोरेट को राहत मिली है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट टैक्स को हमने माफ करते देखा सरकार को। सरकार ने जनता को माफ नहीं किया, कॉर्पोरेट टैक्स को माफ किया। अगर सरकार वाकई इतना समझती है तो क्यों नहीं जीएसटी, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आती? एक और सवाल, क्या पुरानी सरकारें बेवकूफ थी? नहीं, पुरानी सरकारें देश का विकास चाहती थी, देश उनका था। आज की सरकार दिन भर प्रतियोगिता करती है, उसको देश की से मतलब नहीं है, यह बताया हम कैसे बेहतर हैं। और इस चक्कर में उसको अक्यूमेंट चूंकि फाइनेंशियल है नहीं, तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर और अपना जो खाता, अपना खजाना भर रही है, जनता की परवाह नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर रही है। और इस तरह और कई सारे देख रहे हैं, 5 लाख कंपनियां पहले वाली बंद हुई लेकिन 7 लाख नहीं खुली, उन सबको लोन मिले, वो लोन तो जहां एक पिछली सरकारें देश को बढ़ते देख रही थी, देश उनका अपना था, यहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है कि हम किस आपको
इस देश में जो हो रहे हैं, नए प्रतीक गढ़ना, नए हीरो बनाना, विपक्ष का पूरी तरह से विपक्ष के ऊपर फेथ एलिमिनेट कर देना, नई शिक्षा नीति बनाना, इतिहास को नकार देना, अपने सत्य के वर्षन को सारे सत्यों पर डाल देना, प्रोपेगेंडा रचना, नैरेटिव रचना और लोगों से ये कहना कि पुराने लोग जो थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से कुछ देशद्रोही थे, और ये कह के खुद की सत्ता स्थापित करना, ये सारे पैटर्न्स वहां मिलेंगे। हम उन पैटर्न्स में जी रहे हैं। जो देश विदेश के 14 तानाशाहों की कहानी है, उसमें हर एक के पैटर्न्स आप हाउ टू बिकम अ टायरेंट में पा लेंगे, और जब आप वो सीरीज देख लें तो आपको ये पता चल मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष की दल के नेता नीतियों के विरोध के लिए जनता के साथ सड़क पर उतरने की जगह अगर नेटफ्लिक्स की ये सीरीज देखने में व्यस्त रहेंगे तो फिर जाके जनता का होगा क्या? अब मैंने तो सवाल आपसे ये किया था कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरती थी और सरकार को बाध्य करती थी। अब आप विपक्ष में हैं तो ऐसा कोई आंदोलन दिखता नहीं है, ये मेरा सवाल था। तो आप मुझे बताने लगे कि नेटफ्लिक्स में ऐसी सीरीज है। अब आप जैसे नेता भी नेटफ्लिक्स की सीरीज में व्यस्त हो जाएंगे तो जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा कौन? ये सवाल है कि आखिर जब 1 रुपए 2 रुपए पे सड़कें भर दी जाती थी, यहाँ 30-30 रुपए की वसूली हो रही है और तो भी आवाज नहीं निकल रही है, क्या करें? हिमांशु जी, मैंने अभी 275 किलोमीटर की पदयात्रा की है थोड़ा समय पहले, और उसमें लोगों के बीच जाकर उनके बीच फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में बताया। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मीडिया ही त्राहिमाम मचा देता था। आप कहाँ विपक्ष की बात कर रहे हैं? मीडिया विपक्ष को दिखाता था। आज लगातार श्रीनिवास जो है लगातार वो इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, दिखाता कौन है? और एक सवाल बार बार आता है, रहती है, मैं तो हर जगह जा के घूमते हूँ। ये तो आज आपके डिबेट में बैठी हूँ, या डिबेट में जब होती हूँ तो कई बार कार में आप मुझे डिबेट में करते देखेंगे, कई बार खड़े होकर करते देखेंगे। तो ये ना कहें आप मुझसे, मीडिया जो त्राहिमाम मचाता था वो कहाँ गया? मीडिया वो लोग कहाँ गए जो विपक्ष से सवाल ना पूछ के केवल सरकार को हिला देते थे? आज सरकार से सवाल पूछते हैं तो बलिया का उदाहरण देख लीजिए, कहाँ चला गया मीडिया, कितने दिनों तक जेल में रहा। तो हम उसकी बात क्यों ना करें? हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है, नहीं, ये एक और बात है, विपक्ष कमजोर है नहीं। मैंने बताया ना, फेथ एलिमिनेट करना एक प्रोपेगेंडा है, और फिर मीडिया की जो शिद्दत हुआ करती थी, जो मीडिया त्राहिमाम मचाता था, वो कहाँ चला गया? तो अनुमा जी का कहना है कि बाकी सबका तो जो है वो मीडिया भी तो उस तरीके से इस मुद्दे को साथ नहीं देता। जो भूमिका मीडिया को निभानी चाहिए जनता की आवाज उठाने के लिए, वैसी भूमिका मीडिया नहीं निभा रहा। वो मीडिया कहाँ गया? ये सवाल अनुमा जी का है। राजकुमार जी के पास चले जाता हूँ, कहाँ गया वो मीडिया? अनुमा जी का ये सवाल है। राजकुमार जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मीडिया के स्तर पर विपक्षी दलों को स्थान नहीं मिल रहा, इसलिए आवाज नहीं उठ रही। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं विपक्षी दलों को जितनी जिम्मेदार भूमिका के साथ मैदान में उतरना चाहिए वो दिखते नहीं है? अनुमा जी 275 किलोमीटर की विदेश यात्रा की पद यात्रा कर रही हैं, पर जिस पार्टी से अनुमा जी ताल्लुक रखती हैं उस पार्टी का वर्तमान और भविष्य जो नेता हैं उनके संदर्भ में पता चलता है कि वो विदेश यात्रा पर हैं। अब इसको लेकर अगर सवाल उठता है तो परेशानी हो जाती है। बाकी विपक्षी दलों के संदर्भ में भी कौन कहाँ दिखता है, राजकुमार जी ये जानने में मेरी आपसे दिलचस्पी है। तो आप ही बताएं, दोषी कौन है? सत्ता में जो लोग हैं वो दोषी हैं, विपक्ष में जो लोग हैं वो दोषी हैं, या ये देश का मीडिया दोषी है, या इस देश की जनता ही दोषी है जिसने अब इस सबको अपनी नियति मान लिया है? अब तुम्हें जो करना है करो, देख लेंगे, सह लेंगे, भुगत लेंगे। जी राजकुमार जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक तो मैं तारीख का संशोधन करना चाह रहा था। मैंने कीमतें न बढ़ने के संदर्भ में 10 मई की बात कही थी, वो 10 मार्च थी जी, जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए थे जी। दूसरी बात, पहले मैं अनुज्ञा इसने जो उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता ने टिप्पणी की, मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा जी कि हम जो डिबेट कर रहे हैं, क्या ये उनके सवाल का जवाब नहीं है? जी। या आज दूसरे टीवी चैनल्स पर पेट्रोलियम डीजल की कीमतों को लेकर जो डिबेट हो रही है वो उनके सवाल का जवाब नहीं है? जी। मेरा कहना यह है कि जहां तक आपने कहा कि आर्थिक नीतियां ऐसी हो गई है, कॉर्पोरेट में मेहरबानी है, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि इस देश की विडंबना कह लीजिए,
या सुविचारित रणनीति कह लीजिए राजनीतिक दलों की। 1991 में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे। जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लाई गई थी, जो वैश्विकरण किया गया था, सारी की सारी सरकारें, चाहे कांग्रेस के समर्थन से बनी संयुक्त मोर्चा की देवगौड़ा गुजरात सरकारें रही हो, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो, या मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी सरकारें रही हो, या नरेंद्र मोदी की सरकार हो जी, सारी की सारी सरकारें बिना दाएं बाएं देखे उन्हीं आर्थिक नीतियों का अमल कर रही हैं। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्थिक नीतियां पूरी तरह गलत हैं जी, या भारत का पूरा कल्याण उन्हीं आर्थिक नीतियों में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सही है। अब अगर बीजेपी ये सब कुछ कर पा रही है, जो जो आपने गिनाया, जी, हाउ टू बिकम डिक्टेटर, ये कैसे करें, फेथ को कैसे तोड़े, इमेज कैसे तोड़े दूसरे, आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी 40 साल पुरानी पार्टी है, जी, 1980 में बनी थी। कांग्रेस लगभग 140 साल पुरानी पार्टी है। जी, जितनी बीजेपी की उम्र है उससे ज्यादा कांग्रेस का शासन का अनुभव है। तो आप विपक्षी दल के तौर पर जो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें नाकामी से मुंह नहीं चुरा सकते। जब आपकी सरकार थी, जनता से जुड़े हर मुद्दे पर बीजेपी जनता के साथ सड़क पर खड़ी नजर आती थी। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब बीजेपी के शासन में कोई ऐसा फैसला होता है जो जनता को जन विरोधी लगता है या बाकी लोगों को भी लगता है, आपको तो लगता ही होगा, तो आप जनता के साथ सड़क पर खड़े नजर क्यों नहीं आते? जन आंदोलन होते हैं। 8 साल में कितने जन आंदोलन किए कांग्रेस ने या किसी दल ने? एक आंदोलन हुआ जिसकी चर्चा देश नहीं विदेशों तक हुई, किसान आंदोलन। तो आप कुछ करिए तो सही भाई, आप कुछ करिए तो सही। ये सवाल नहीं, गुजारिश है विपक्ष से राजकुमार सिंह जी की। 2 लोग मेरे साथ में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर अनुमा जी की शिकायत ही मीडिया विपक्ष को जगह कहां दे रहा है, तो ये शिकायत कम से कम इस कार्यक्रम में तो दूर रहे। तो इसलिए अनुमा जी आपकी बात। जी अनुमा जी, एक चीज उदारीकरण की जो बात की थी कि उदारीकरण का जो नुकसान होता है वो कांग्रेस ने देखा, जिसलिए जब यूपीए आई तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने उसका तोड़ करने के लिए मनरेगा निकाला, राइट टू फूड निकाला, आरटीआई निकाला। जी, अनुमा जी आपकी आवाज चली गई है। आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आप बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस ने ये देखा कि उदारीकरण के बाद देश में प्रॉब्लम्स आती हैं, 2 बड़े लंबे स्तर बन जाते हैं दोनों के बीच में, कुछ गरीब हो जाते हैं और कुछ बहुत अमीर। तो ऐसे में कांग्रेस मनरेगा लेकर आई, राइट टू फूड लेकर आई, आरटीआई लेकर आई, और नेशनल एडवाइजरी कमेटी ने ये बैलेंसिंग एक्ट किया। तो ये जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, वो आप देखिए कि कांग्रेस को समझ में आता है। इसीलिए मैंने कहा फाइनेंशियल एक्यूमेंट, फाइनेंशियल डिलीजेंस की बात की। जो वित्तीय समझ चाहिए वो वित्तीय समझ भाजपा के साथ में नहीं दिखती, अनुमा जी का कहना है। कांग्रेस हमेशा समय के साथ नीतियों में बदलाव लाती है जो समय की मांग होती है, इसलिए मनरेगा लेके आती है, राइट टू फूड लेकर आती है, राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में बात हो, चाहे राइट टू फूड हो, ये तमाम बातें उन्होंने कही। आचार्य सारथी जी की टिप्पणी। जी आचार्य जी, मैं इतना ही कहूंगा, 1977 से लेके 91 से बात लंबी जब खिंची है, आप ये देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था डामाडोल होना शुरू हुई है और राजीव गांधी जी के टाइम पे हुई है, जिसकी वजह से 91 हुआ है। 91 एकदम नहीं हो गया है, 91 इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत खराब हो गई थी, इंपोर्ट बढ़ता चला गया था, इंडस्ट्री उस जमाने में 22-24% होती थी, और हमारी जो जीडीपी है अब घट के वो 16% हो गई है, 14 से 16% के करीब। तो आप ये देखिए, एक बार जब एक प्रोसेस चालू हो जाता है उदारीकरण का, और तो उसकी वजह से क्या होता है कि लॉबीज बच जाती है। तो कोई भी सरकार आए, वाजपेयी जी की आए या मनमोहन सिंह जी की आए, कि लॉबीज जो है रन करती हैं कि सब ये इम्पोर्ट तो होना ही पड़ेगा, ये तो क्वालिटी है, ये है, वो है। और ये जो लॉबीज है ये काफी थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा होती है, लेकिन ये लॉबीज 3-4% इधर उधर कर देती है। जो मैडम ने बोला था कांग्रेस वाली ने कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारे, हाँ ठीक है, आपकी सरकार ने किया, तो आपकी सरकार गिरी क्यों अगर आपने ये सब किया है? क्योंकि उसमें भी कमियां थी। हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल चेंज जो आया है विश्व बैंक की वजह से,
राजीव गांधी जी की पॉलिसी की वजह से। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से स्ट्रक्चरल लॉबीज बन गई हैं, उन लॉबीज की वजह से हम उदारीकरण इस प्रकार से कर रहे हैं कि कभी वो ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। लेकिन हम काफी इंटरनेशनल फोर्सेस के मोहताज हो गए हैं आज। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर आचार्य सारथी की, और जिसको उनके कहे पे संशय हो तो उन्हें याद होना चाहिए, चंद्रशेखर जब 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस स्थिति से उबारने का काम मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के द्वारा जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया था उसके बाद से ही देखने को मिला था। तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन आखिरी टिप्पणी प्रेम प्रकाश पांडेय जी की, गुनाह हो जाएगा अगर सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति को आखिरी में टिप्पणी करने का मौका नहीं मिलेगा। जी प्रेम प्रकाश जी। मैं 2-3 बातें कि एक बात तो बहुत सही है जो आपने कहा कि भी पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद भी लोगों के ऊपर उतना असर नहीं होता। हमें मालूम है 2.5 रुपया से जब पेट्रोल बढ़ता था, आप लोग उस समय जब छोटे थे तब से लेके रिएक्शन होते थे जी। इसका कारण है कि नेतृत्व पर, मोदी जी के नेतृत्व पर आम जनता को भरोसा है कि देश हित में काम होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल समझ नहीं है जी। मोरारजी देसाई की सरकार जब थी जनता पार्टी की, तब आपके सारे राशन कार्ड बंद हो गए थे और फूड फॉर वर्क जो है पहली बार राजस्थान सरकार जो है आपके भैरव सिंह शेखावत जी ने जनता पार्टी में कहा, गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना का काम जो है उस समय मिट्टी से तब हमने किया। आज हम जो है लोगों को, गरीबों को आवास दे रहे हैं, शुद्ध पानी दे रहे हैं, सड़कों से जोड़ रहे हैं, उनके टॉयलेट की चिंता कर रहे हैं। तो आज आप ये नहीं बोलते, आज हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, आयुष्मान की योजनाएं चला रहे हैं। हमारे सोशलिस्टिक और फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर आपका प्रश्न नहीं लग सकता। ये जरूर है कि हमारे समय में जो ऊपर में जो पूरी जो 360 डिग्री पे चल रही है, मोदी जी ने एक समय कहा था जब उनसे ANI के एक इंटरव्यू लिया था कि जब मैंने ये सरकार संभाला तो मेरे सामने 2 चीज थी कि मैं राष्ट्र नीति पर विचार करूं कि राजनीति पर। तो हमने राष्ट्र नीति को चुना। अगर मैं राजनीति चुनता तो मैं 2014 के इकोनॉमिक सिचुएशंस का व्हाइट पेपर जारी कर देता। अगर वो व्हाइट पेपर जारी करते तो बैंकों के ये जितने NPAs दिखते, आज जो बैंकों के स्ट्रेंथन और सारी चीजें की गई है, चाहे मौद्रीकरण हो चाहे सब, उसके अब इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रेम प्रकाश जी ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपको जो महंगाई का घाव लग रहा है, जो पेट्रोल डीजल के संदर्भ में मार लग रही है, तो कुल मिलाकर ये राजनीति के चलते नहीं, राष्ट्र नीति के चलते है। देश के नेतृत्व पे देश की जनता को भरोसा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के कीमतों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जनता प्रतिक्रिया देगी तब उस अनुसार कदम उठा लिया जाएगा। तो कुल मिला के विपक्ष के नेता अगर इस बात पर चिल्लाएं ये प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं या इस तरीके से कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं, तो ये बोलने के स्थान पर जनता के बीच में उस तकलीफ को व्यक्त करने का रास्ता खोजें। जनता के स्तर पर अगर पेट्रोल डीजल के कीमतों को लेकर प्रतिक्रिया आएगी तो तय मानिए देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी समय रहते हुए कदम उठा लेगा। अन्यथा कुल मिलाकर इस विषय पर हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। या तो विपक्षी दल जनता के साथ अपने तार जोड़ें, सड़क पर उतरें और बताएं कि ठीक किसको करना है, अन्यथा प्रधानमंत्री की बात माने और जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर बैठ में कमी करके दिखाएं। तो देखें इस देश के विपक्षी दल करते क्या है, इंतजार रहेगा हमें समझने के लिए। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जनता से जुड़े इस मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर आजकल के सियासी दौर को समर्पित है। हमारा शेर ये कहता है कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया है, कि दियों को खुद बुझाकर रख दिया है और इल्जाम अब हवा पर रख दिया है। महशर बदायूनी ने क्या कमाल की बात कही थी। अब किसने बुझाया है, किसने इल्जाम लगाया है, इस पर फैसला दर्शक करें। और हमको इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा बढ़ो।